ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। CH1 A Passionate Night। मैं देवताओं का 8वां वंशज आज इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका वजूद मिटा दूंगा। आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो अपराधी हो या मासूम। मैं हर किसी को तबाह कर दूंगा। जिस दुनिया ने मुझसे मेरा परिवार छीना, आज मैं उस दुनिया को रक्त और मांस में बदल दूंगा। दूर कहीं आसमान में खतरनाक तरीके से बिजली कड़क रही थी। हवाओं की गति ऐसी थी जैसे वो अपने सामने आने वाले सबसे मजबूत पहाड़ को भी चीर दे। आसमान और धरती का रंग एक समान था, सुर्ख लाल, बस दोनों में एक छोटा सा फर्क था। धरती को रक्त ने लाल किया था और आसमान को प्रकृति ने। युद्ध के मैदान जैसे दिखने वाले किसी क्षेत्र में एक यूथ अनगिनत शव के बीचों बीच खड़ा था, किसी अडिग चट्टान की तरह। हवा में फैली ताजे खून की मजबूत गंध और चारों तरफ बिखरे शव से कोई भी अंदाजा लगा सकता था वहाँ कितना भयंकर नरसंहार हुआ होगा। मेरे प्रभु, ऐसा मत कीजिए। होश में आइए मेरे मालिक, आपका क्रोध इस सृष्टि का विनाश कर देगा। रुक जाइए मेरे प्रभु, कृपा कर रुक जाइए। ये दुनिया आपके माता पिता की ही एक सुंदर रचना है, इसे नष्ट मत कीजिए। बड़ी उम्मीद से मालकिन ने इस दुनिया की रचना की थी। लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी यूथ के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था, लगातार रहम की भीख मांग रहा था, मगर यूथ पर बूढ़े की विनती का कोई असर नहीं हुआ। अपनी तलवार झटकते हुए यूथ ने जानलेवा नजरों से बूढ़े को घूरा। बूढ़ा एकदम से यूथ का पैर छोड़ पीछे खसक गया। यूथ की गहरी नीली सफेद आंखों में पूरी धरती को मिटाने का जुनून और ताजे खून की प्यास नजर आ रहा था। यूथ की सफेद पोशाक रक्त से लाल हो चुकी थी और उसकी तलवार की नोक से ताजे खून की बूंद टपक रही थी, मानो वो देवताओं का वंशज न होकर मौत का देवता हो। यूथ का व्यक्तित्व दूर से देखने में जितना आकर्षक था, उसका ऑरा उतना ही भयानक और खूंखार था। मैं उस दुनिया को क्यों छोड़ूं जिसने मुझसे मेरा परिवार छीना। मैं उस दुनिया को क्यों छोड़ूं जिसने मेरे पिता को धोखा दिया और मेरे भाई बहन की जान ली। मैं उस दुनिया को क्यों छोड़ूं जिसने मेरी माँ की दयालुता का फायदा उठाया। मैं उस दुनिया को क्यों छोड़ूं जिनसे मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मैं उस दुनिया को क्यों छोड़ूं जिसने मुझे अनाथ बन दिया। बोलो क्यों। यूथ की ठंडी और कठोर आवाज चारों दिशा में गूंजी, जिससे धरती, आकाश, पाताल, स्वर्ग सब एक साथ कांप उठा। मुझे हर उस चीज से नफरत है जिसकी वजह से मैंने अपना परिवार खोया। मैं हर उस चीज को जलाकर राख कर दूंगा जिसने मुझसे मेरा परिवार छीना। यूथ ने अपनी तलवार को अजीब एंगल पर हवा में घुमाया। एक आसमान में तेज गड़गड़ाहट हुई और पूरा आसमान दो टुकड़ों में बन गया। नहीं, बूढ़े आदमी का दिल कांप उठा। आसमान से आग के गोलों की बारिश हो रही थी, जो ज्वालामुखी से पिघले हुए लावे जैसे थे। वो आग के गोले पलक झपकते ही पूरी दुनिया को जलाकर रखा कर सकते थे। मेरे प्रभु, बूढ़े आदमी ने रोते हुए दोबारा यूथ का पैर पकड़ लिया, मगर उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने बूढ़े आदमी के पैरों तले जमीन खींच ली। नहीं, बूढ़ा आदमी चिल्लाया, रॉकवेव सिटी, पाम ट्री होटल। मॉम अब कैसी है रोहित? वो ठीक है, खाना पीना वक्त पर खाती है, बस किसी से बात नहीं करती। बहुत कोशिश करने पर मुश्किल से 2-3 शब्द बोलती है और फिर चुप हो जाती है। वैसे तुम यहाँ कब आ रही हो? मैं कल आऊंगी। मॉम का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है श्रेया? भूलो मत, वो मेरी भी मॉम है। उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अडॉप्टेड ही सही, मैं बेटा हूँ। मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। तुम अपना ख्याल रखो और अतीत में जो हुआ वो भूल जाओ। मैं जानता हूँ तुम आज भी डैड की मौत के लिए खुद को जिम्मेवार ठहराती हो, मगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो हुआ वो। रोहित, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। कॉरिडोर से गुजर रही बेला ने बीच में ही रोहित की बात काट दी। अपने पिता से जुड़ी वो कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, इससे उसके जख्म हरे हो जाते थे। रोहित ने गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, कल मिलते हैं। हम कॉल डिस्कनेक्ट हुआ और कॉरिडोर से गुजर रही बेला के कदम एक प्रेसिडेंशियल स्वीट के बाहर आकर रुक गए। बेला ने ढीली सफेद शर्ट और ढीली काली बॉटम पहन रखी थी। वो कहते हैं ना, सुंदर इंसान कुछ भी पहन ले वो आकर्षक ही दिखेगा। बेला के साथ बिल्कुल ऐसा ही था। उस साधारण कैजुअल कपड़ों में भी बेला ऐसी दिख रही थी जैसे वो सीधा स्वर्ग से उतरी हो। बेला का चार्म, उसका ग्रेस, उसकी एलिगेंस धरती के ब्यूटी स्टैंडर्ड से ऊंची थी। स्वीट का दरवाजा खटखटाने के लिए बेला ने अपना हाथ उठाया था, जब अचानक बंद दरवाजे से एक मजबूत हाथ निकाला जो काले धुंध से घिरा हुआ था। कार्तिक। हाथ देखते ही बेला की आंखें सिमट गई, मगर वो कुछ और कर पाती उससे पहले ही उस मजबूत हाथ ने बेला की कलाई पकड़ी और अगले ही पल बेला बंद दरवाजे के आर पार हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे दरवाजा लकड़ी से नहीं धुएं से बना हो। कार्तिक, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? अचानक ये सब फिर से कैसे शुरू हो गया? बेला को 2 मजबूत हाथों ने कंधों से पकड़ दीवार से लगा दिया था और बेला चिंतित नजरों से अपने सामने खड़े कार्तिक को देख रही थी, जिसके शरीर से काला धुंध रिस रहा था। मुझे नहीं पता। कार्तिक झुका और बेला के होठों को कैप्चर करते हुए कार्तिक उसको पेशनेटली किस करने लगा। वो बेसब्र और उतावला नजर आ रहा था।
बेला के दोनों हाथ अपने आप ही कार्तिक के मजबूत कंधों पर आ कसे। कपड़ों की जगह कार्तिक के मस्कुलर शरीर पर सिर्फ एक सफेद टॉवल मौजूद था, जो कभी भी खुलकर गिर सकता था। बेला के कोमल हाथ जैसे ही कार्तिक को अपने कंधों पर महसूस हुआ, वैसे ही कार्तिक को अपने शरीर में हल्की ठंडक का एहसास हुआ, जबकि बेला को कार्तिक का बॉडी टेम्परेचर किसी आग की भट्टी के समान प्रतीत हो रहा था। देखते ही देखते उनकी पैशनेबल किस डीप पैशनेट फ्रेंच किस में बदल गई। बेला को दीवार और अपने शरीर के बीच दबाते हुए कार्तिक ने अपनी जीभ से उसके पतले होठों को अलग किया, मानो वो किसी साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने जा रहा हो। बेला की कोमल उंगलियां कार्तिक के बालों में चलने लगी, मानो बेला उसे शांत करने की कोशिश कर रही हो। कार्तिक तब तक बेला को किस करता रहा जब तक उसे महसूस नहीं हुआ बेला अब सांस न मिलने की वजह से बेहोश हो सकती है। बेला के होठों को रिहा करते ही कार्तिक उसकी नाजुक गर्दन पर टूट पड़ा, जबकि बेला बड़ी मुश्किल से अपनी बेकाबू हुई सांसों को काबू कर रही थी। कमरे का माहौल का बेहद गर्म हो चुका था, जिसे बेला की गहरी सांसों की आवाज और ज्यादा इंटेंस बना रही थी। कार्तिक मल्टीटास्किंग था। बेला के गर्दन को चूमते हुए कार्तिक की उंगली तेजी से बेला के शर्ट का बटन खोल रही थी। इट्स टू स्लो, आई डोंट लाइक इट। तीसरी बटन खोलने के साथ ही कार्तिक ने अपनी कठोर उंगलियां बेला के शर्ट में फंसाई और अगले ही पल कमरे में कपड़ा फटने की आवाज गूंजी। कार्तिक ने बेला का शर्ट फाड़कर लिविंग एरिया के कोने में फेंक दिया था। दीवार से सर टिकाते हुए बेला गहरी सांस लेने लगी। यह नया नहीं था। जब भी कार्तिक की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल होती थी, तब कार्तिक ऐसे ही बिहेव करता था। कार्तिक ने बेला के बाकी कपड़े के साथ भी ऐसा ही किया। पलक झपकते ही बेला के सारे कपड़े टुकड़ों में बंटकर लिविंग एरिया में इधर उधर बिखरे हुए थे। बीतते वक्त के साथ खुद को काबू कर पाना कार्तिक के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। बेला को दीवार के दूसरे कोने में लगाते हुए कार्तिक ने अपनी कमर से टॉवल हटाई और उसी अवस्था में खुद को बेला में शामिल कर लिया। बेला की पकड़ कार्तिक के कंधों और बालों में कस गई। कार्तिक गहरी सांस लेते हुए 2 पल के लिए रुका और बेला के माथे से माथा जोड़ते हुए उसके सुंदर चेहरे को देखने लगा। कमर में मौजूद आग भी दोनों को पसीने से सराबोर होने से रोक नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी वाइफी। बेला ने आंखें खोलकर अचंभे से कार्तिक को देखा। सॉरी क्यों? कार्तिक ने जवाब नहीं दिया, मगर कार्तिक की समंदर जैसी नीली सफेद आंखों में कुछ पल देखने के बाद बेला को अपने सवाल का जवाब मिल गया और उसका ऑलरेडी लाल चेहरा ऐसा हो गया मानो अगले ही पल उससे खून निकलने लगेगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। बेला ने कार्तिक के कंधों पर हल्का मारा। कार्तिक ने भावहीन हैंडसम चेहरे पर हल्की ना दिखने वाली मुस्कान आ गई और उसने बेला के माथे को चूम लिया। अगली सुबह बेला और कार्तिक कमरे की किंग साइज बेड पर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। ब्लैंकेट के अंदर उनका निर्वस्त्र शरीर आपस में ऐसे लिपटा हुआ था जैसे अगले ही पल उनका शरीर एक हो जाएगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज ने कार्तिक की नींद भंग कर दी। कार्तिक ने धीरे से आंखें खोली। बेला उसके सीने पर सर रखे गहरी नींद से सो रही थी। हमेशा की तरह दरवाजा खटखटाने की आवाज से बेला को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। सोते वक्त बेला किसी चीज पर ध्यान नहीं देती थी, खासकर तब जब कार्तिक उसके साथ हो। कार्तिक ने झुककर बेला के बालों पर किस किया और फिर बिस्तर से उठा। अपनी कमर पर टॉवल लपेटते हुए कार्तिक दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही कार्तिक की नजर सामने खड़े लड़के पर गई, जो करीब 13-14 साल का होगा। समय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने सबसे छोटे बेटे को सुबह सुबह होटल में देख कार्तिक की कंफ्यूज हो गया, मगर उसके चार्मिंग चेहरे पर कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा था। समय ने कार्तिक को देखा। समय के दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में था और समय स्वभाव अपने उम्र के बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था, शांत और गंभीर। चार्म और अट्रैक्टिव फेशियल फीचर समय को कार्तिक से विरासत में मिली। क्या तुम्हें कोई काम था? समय ने अपना छोटा सिर हाँ में हिलाया। मॉम कहाँ है? क्या वो सो रही है? कार्तिक ने कहा, हम कल रात वो थक गई थी, इसीलिए वो सो रही है। कल रात बेला फ्रांस से वापस आई थी। मासूम समय को लगा लंबे सफर और काम को वजह से बेला थक गई होगी, इसीलिए वो अब तक सो रही है। समय ने आगे कुछ नहीं पूछा। समय पलटा और वहां से जाने लगा। कार्तिक शांति से समय की जाती हुई पीठ को देख रहा था। 10 कदम चलने के बाद समय अचानक रुका और वो कार्तिक की तरफ पलटा। कार्तिक अब भी दरवाजे पर खड़ा था। समय ने कार्तिक को देखा। एक अजीब सी झिझक समय की सुंदर आंखों में नजर आ रही थी। कार्तिक को कुछ पल तक देखने के बाद समय बगैर कुछ कहे वहां से चला गया। कार्तिक वापस कमरे में आया। बेला का उठने का इरादा नहीं था। कार्तिक ने फर्श पर गिरे ब्लैंकेट को उठाया, जिसे बेला ने उसके जाने के बाद गिरा दिया था। ब्लैंकेट हटने की वजह से बेला के कोमल शरीर पर मौजूद निशानियां साफ दिखाई दे रही थी और कल के पैशनेट रात की दास्तां बयां कर रही थी। कार्तिक ने ब्लैंकेट अच्छे से बेला को उड़ाया और फिर कुछ सोचने के बाद बेड साइड स्टैंड से सिगार का पैकेट उठा कमरे से अटैच जब बालकनी में आ गया। कार्तिक ने अपने पतले होठों के बीच मोटा सिगार फंसाया, जब अचानक काली धुंध का गुब्बार आया और पलक झपकते ही एक लड़के में बदल गया, जो कार्तिक को देखते ही घुटनों के बल बैठ गया। मेरे मालिक, आपका अनुमान सही था। आत्मा नगर में कुछ हो रहा है। कार्तिक की नीली सफेद आंखें एकदम से काली पड़ गई। आगे क्या होगा? कौन है देवता का 8वां वंशज? क्या हो रहा है आत्मा नगर में? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड CH2 काल सम्राट।
अब तक कार्तिक ने ब्लैंकेट अच्छे से बेला को उड़ाया और फिर कुछ सोचने के बाद बेड साइड स्टैंड से सिगार का पैकेट उठा कमरे से अटैच बालकनी में आ गया। अब आगे कार्तिक ने अपने पतले होठों के बीच मोटा सिगार फंसाया जब अचानक काली धुंध का गुब्बार आया और पलक झपकते ही एक लड़के में बदल गया जो कार्तिक को देखते ही घुटनों के बल बैठ गया। मेरे मालिक, आपका अनुमान सही था, आत्मा नगर में कुछ हो रहा है। कार्तिक की नीली सफेद आंखें एकदम से काली पड़ गई। आत्मा नगर में कुछ हो रहा था जिससे जाहिर तौर पर पूरा आलित्रा अफेक्ट होगा। सिगार का कस भरते हुए कार्तिक ने लड़के को देखा जो कि कार्तिक का आत्मान श्रेष्ठ था। कार्तिक के नजरों का सवाल समझते हुए श्रेष्ठ ने कहा, आत्मा नगर के कई हिस्से गायब हो चुके हैं जिसमें आत्मा महल भी शामिल है। मैंने छानबीन की मगर उन हिस्सों का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि लोग उन हिस्सों को भूल भी चुके हैं। अगर नागा मुझे याद ना दिलाता तो मैं भी उन हिस्सों को भूल चुका होता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन हिस्सों को चुरा लिया और लोगों के दिमाग से उन हिस्सों की यादें मिटा दी। कार्तिक ने पूछा, नागा कहाँ है? श्रेष्ठ ने बताया, शायद ओपेरा पैलेस में। वापस आने के बाद वो वहीं गया था। कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक की 2 उंगली हवा में घूमी और अगले ही पल एक काली दरार के साथ स्पेस फट गया। सामने एक छोटा सा बच्चा था जो करीब 4-5 साल का होगा। बच्चा गार्डन में बैठे विशाल ड्रैगन के आगे पीछे कूद रहा था जो सुस्ती से अपनी चीन जमीन पर सदाए बैठा हुआ था। बच्चा कभी ड्रैगन के पूंछ खींचता तो कभी उसके बड़े बड़े कान, मगर ड्रैगन बच्चे को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था, मानो बच्चे की उसकी नजरों में कोई अहमियत ही ना हो। रिवन, तुम कितने प्यारे हो, चलो ना हम खेलते हैं। क्या हर वक्त बैठे बैठे तुम बोर नहीं हो जाते हो? चलो नागा के साथ, नागा तुम्हें गेम्स खेलना सिखाएगा। ड्रैगन, जिसका नाम रिवन था, उसने हल्के से अपनी पीली आंखें खोली और एक लंबी सांस छोड़ी। नन्हा नागा रिवन के कान खींच रहा था, मगर रिवन ने जैसे ही सांस छोड़ी, नागा किसी कट्टी पतंग की तरह बहाव के साथ हवा में उड़ा और दूर जाकर मुंह के बल गिरा। गंदा ड्रैगन नन्हे नागा ने नाराजगी से पाउट बनाते हुए रिवन को घूरा, जिसने दोबारा अपनी चीन जमीन से टिकाकर आंखें बंद कर ली थी। जमीन से अपनी नन्ही हथेली टिकाते हुए नागा उठने को हुआ जब अचानक कार्तिक ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ा और हवा में उठा। पागल आदमी! कार्तिक को देखते ही नागा के मुंह से उसके लिए अपशब्द निकलने वाले थे, मगर जल्दी से नागा ने अपने शब्दों को निगल लिया और झूठी मुस्कान के साथ कार्तिक को क्यूटली देखने लगा। चेयरमैन सर, कैसे हो आप? नागा ने तेजी से अपनी पलकें झपकाई, मानो उससे ज्यादा मासूम बच्चा दुनिया में कोई हो ही ना। कार्तिक ने भावहीनता से पूछा, जब हर कोई आत्मा नगर के गायब हुए हिस्सों के बारे में भूल गया था तो तुम्हें उसके बारे में कैसे याद रहा? नन्हे नागा ने धीरे से अपना सर खुजलाया। नागा को नहीं पता। कार्तिक ने दोबारा कुछ नहीं पूछा और नन्हे नागा को वापस स्पेस के फटे हिस्से में फेंक दिया। नन्हा नागा चिल्लाते हुए हवा में उड़ा और सीधा रिवन की पीठ पर आकर गिरा। पागल आदमी, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से नागा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम सच में पागल हो। देखना, एक ना एक दिन नागा तुम्हें अपनी मालकिन से दूर कर देगा। मन ही मन कार्तिक को कोसते हुए नन्हा नागा उठा। उसी वक्त रिवन ने अंगड़ाई ली और नन्हा नागा एक बार फिर से जमीन पर मुंह के बल गिरा था। गंदे ड्रैगन, तुम सबका बहुत हो गया। अब नागा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती है ना? अब देखो नागा तुम्हारे साथ क्या करता है। अपना हाथ झाड़ते हुए नागा उठा और अपनी कमर पर हाथ रखने के अगले ही पल नन्हा नागा एक सफेद सांप में बदल चुका था, जो आकार में रिवन ने 5 गुना ज्यादा बड़ा था। अब चलो नागा के साथ खेलने। नागा ने रिवन को अपनी पूंछ में लपेटा और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ खेलने के लिए ले गया। बेचारा रिवन आजाद होने के लिए मुस्कुरात करता रह गया, मगर नागा की ताकत के सामने रिवन की एक नहीं चली और ना चाहते हुए भी अंत में रिवन को नागा को एंटरटेन करने जाना पड़ा। पाम ट्री होटल। वाइफी, उठो, क्या तुम्हें आलित्रा नहीं जाना है? दोपहर होने वाली थी। कार्तिक बेला को जगा रहा था, जो अब तक गहरी नींद से सो रही थी। कार्तिक के बार बार टोकने पर बेला नाखुश हो गई। ब्लैंकेट के अंदर अपना चेहरा छुपाते हुए बेला ने कहा, कार्तिक, कल पूरी रात तुमने मुझे सोने नहीं दिया। कम से कम अब तो सोने दो। मुझे नींद आ रही है। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। कार्तिक ने गहरी सांस ली। कार्तिक धर्म संकट में पड़ गया था। कार्तिक जानता था अगर उसने बेला को नहीं जगाया और बेला आज आलित्रा नहीं जा पाई तो बेला उस पर बहुत गुस्सा होगी, और अगर उसने बेला को अभी जगा दिया तो भी बेला बहुत गुस्सा होगी। बेला का सर सहलाते हुए कार्तिक ने कहा, वाइफी, तुम्हें आज आलित्रा जाना है। बेला कुछ नहीं बोली। कार्तिक ने फिर से कहा, वाइफी, दोपहर हो चुकी है, उठ जाओ। क्या है, बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? बेला ने एकदम से चिढ़ते हुए ब्लैंकेट चेहरे से हटाया। बेला की आवाज हल्की ऊंची थी। पूरी दुनिया को अपने इशारे पर चलाने वाला कार्तिक, जिसे धरती, आकाश, पाताल, नर्क, स्वर्ग किसी से डर नहीं लगता था, अचानक बेला के चिल्लाने पर पीछे हट गया। बेला बुरी तरह कार्तिक को घूर रही थी। कार्तिक ने कहा, तुमने खुद कल रात कहा था मैं तुम्हें जल्दी जगा दूं, तुम्हें आलित्रा जाना है। बेला कुछ नहीं बोली। वो बस कार्तिक को घूर रही थी, मानो कार्तिक ने कोई पाप कर दिया है। दुनिया में बहुत कम चीजें ऐसी थी जो बेला को पसंद थी। नींद और खाना उन्हीं चीजों में एक थी। बेला अपनी नींद और खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। कार्तिक ने पूछा, क्या मैं जाऊं?
बेला की सुंदर काली सफेद आंखें सिमट गई। कहाँ जाओगे तुम? कार्तिक ने कहा। खाना ऑर्डर करने। खाना का नाम सुनकर बेला की नाराजगी हल्की कम हुई। जाओ, बहुत सारा खाना मंगवाना, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। कार्तिक उठा और लिविंग एरिया में आ गया, जहाँ रूम सर्विस का हेल्पलाइन नंबर था। खाने के लिए बोलकर कार्तिक कमरे में आया। बिस्तर पर बैठी बेला अपना पेट सहला रही थी। कार्तिक को देखते ही बेला ने तकिया उठाया और कार्तिक के मुंह पर मारा। तुम जानवर हो कार्तिक। बेला का सुंदर चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था, मगर बता पाना मुश्किल था, ऐसा गुस्से की वजह से हुआ या फिर शर्म की वजह से। कार्तिक ने बीच हवा में तकिया कैच कर लिया। उसके रिफ्लेक्सेस ऐसे थे मानो उसे इसकी आदत हो। वाइफी, मैंने तुम्हें कल रात ही इसके लिए सॉरी कह दिया था। बेला ने मुंह फेर लिया। जब भी कार्तिक सॉरी बोलकर बेला के करीब आता था, उसकी अगली सुबह बेला को ऐसा महसूस होता था जैसे वो जिंदगी पहली बार किसी आदमी के करीब गई हो, जबकि ऐसा नहीं था। कार्तिक और बेला के तो चार बच्चे थे और 3 की तो शादी भी हो चुकी थी। अपने शरीर पर ब्लैंकेट लपेटते हुए बेला बिस्तर से उठी। फर्श पर कदम रखते ही अचानक बेला के पैर कांप गए और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी, मगर कार्तिक ने बीच में ही उसे कमर से पकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया। वाइफी, तुम चल नहीं पाओगी। कार्तिक की बात सुनकर बेला दोबारा उसे घूरने लगी। तुम्हें अब भी ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। कार्तिक ने बात बदलते हुए कहा। तुम्हें कहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। बाथरूम, बेला ने कहा और अपना सर कार्तिक के सीने पर टिका दिया। थोड़ी देर बाद बेला शावर लेकर बाहर आई। कार्तिक काउच पर बैठा हुआ था और टी टेबल पर खाने को ढेरों वैरायटी मौजूद थी। बेला जाकर कार्तिक के बगल में बैठ गई। तुम चेंज नहीं करोगी? कार्तिक ने बेला को देखा, जो बाथरूम में ही खाने बैठ गई थी। मुस्कुराते हुए बेला ने कहा, खाने के बाद चेंज कर लूंगी, मुझे भूख लगी है। कार्तिक ने आगे कुछ नहीं कहा। खाने के बाद बेला ने चेंज किया। कार्तिक काउच पर बैठा अपने फोन में कुछ कर रहा था जब बेला वॉच पहनते हुए क्लोजेट रूम से बाहर आई। पाम ट्री होटल का वो स्वीट कार्तिक का प्राइवेट स्वीट था। चाहे वहाँ कोई भी क्यों ना जाए, खाली होने के बावजूद वो स्वीट किसी को नहीं दिया जाता था। वहाँ सिर्फ कार्तिक और बेला आ सकते थे। स्वीट में दोनों के इस्तेमाल की सारी चीजें मौजूद थी, ब्रश, टूथपेस्ट से लेकर कपड़े तक, सब कुछ। कार्तिक, कल रात तुम्हें क्या हुआ था? कार्तिक ने पास आते ही बेला ने गंभीरता से कार्तिक का बॉडी टेम्परेचर चेक किया, जो अब नॉर्मल था। कार्तिक ने सर उठाकर बेला को देखा। मुझे नहीं पता। बेला सोच में पड़ गई। बेला के पास अलौकिक ताकतें अपने वंश और पिता से विरासत में मिली था। बेला का वंश देवताओं का वंश कहलाता था। बेला खास थी, मगर कार्तिक के मामले में ऐसा नहीं था। कार्तिक एक साधारण इंसान था, आम नजरिए से नहीं, अलौकिक दुनिया के नजरिए से कार्तिक एक साधारण इंसान था। अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्तिक हमेशा से ताकत की चाह रखता था और उसे हासिल भी करता था। वर्षों पहले अपने पिता की मौत के बाद अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कार्तिक ने एक पूरी केनिबल जनजाति और द्वीप का ही सर्वनाश कर दिया था। लाखों लोग मरे थे उस नरसंहार में। बाद में जब कार्तिक को लगने लगा था दुनिया में कोई अब उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, तब उसे बेला के पूर्वजों द्वारा हुई आकाशवाणी के बारे में पता चला। आकाशवाणी के अंतर्गत जन्म लेने से पहले ही बेला की शादी कालपुल के दुष्यंत साथ तय कर दी गई थी, जो कि पूरे आलित्रा का सबसे ताकतवर इंसान यानी काल सम्राट था। पुनर्जन्म के बाद दुष्यंत कार्तिक का शरीर लेकर बेला को पाना चाहता था, मगर कार्तिक ने दुष्यंत और उसके पूरे गुट खत्म कर दिया और खुद पूरे आलित्रा को अपने कब्जे में ले लिया। शुरू से लेकर अब तक कार्तिक ने अधिकतर चीजें अपने बलबूते पर हासिल की थी। बहुत कम चीजें कार्तिक को विरासत में मिली थी। एक साधारण इंसान से काल सम्राट बनने तक का सफर कार्तिक के लिए आसान नहीं रहा था। उन दिनों अक्सर कार्तिक की एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए कार्तिक को बेला की जरूरत होती थी। कल रात भी कार्तिक की एनर्जी वैसे ही अनियंत्रित हुई थी जैसे 1 साल पहले हुआ करती थी, जब कार्तिक नया काल सम्राट बना था। बेला को समझ नहीं आ रहा था अचानक कार्तिक के साथ वो सब फिर से क्यों हो रहा है। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ी और अगले ही पल बेला कार्तिक के गोद में थी। तुम ठीक हो ना कार्तिक? बेला ने अपना दोनों हाथ कार्तिक के गर्दन में लपेट लिया। उसे कार्तिक की चिंता हो रही थी। बेला को अपनी बाहों में समेटते हुए कार्तिक ने कहा, मैं ठीक हूँ, मगर कल रात जो हुआ था उसका क्या? वो कुछ नहीं था वाइफी, भूल जाओ उसे। कार्तिक ने बेला को अपने सीने से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। बेला का होना ही कार्तिक को सुकून देती थी। बेला का उसके बाहों में होना तो कार्तिक के लिए पूरा जग जीतने जैसा था। आगे क्या होगा, क्या हो रहा है कार्तिक के साथ, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। स्टे ट्यून्ड ऑन वीर।